आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेन डायग्राम्स, सेट, सबसेट, इन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझाते जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, दैट इज ए, कैपिटल ए, और उसके एलिमेंट्स क्या दिए हैं, दैट इज ए बी सी डी ई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू कैन से सेट बी। तो यहाँ पर दिया सी डी ई एफ। नेक्स्ट वन इज अ सी, उसके एलिमेंट क्या है, बी और डी। नेक्स्ट है सेट डी, उसके एलिमेंट क्या है, ए और ई। तो यहां पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो उसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट सी इज अ सबसेट ऑफ बी। यहां पर क्या बोल रहा है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इज अ सबसेट ऑफ। तो क्या सी के एलिमेंट जो है बी के एलिमेंट के अंडर आते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी एंड डी। ओके, सी के एलिमेंट्स क्या है, बी एंड डी, और बी के एलिमेंट्स में क्या आपको बी दिखाई दे रहा है, नहीं। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब फॉल्स स्टेटमेंट क्यों हुआ, ये इसके लिए हुआ क्योंकि सी के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के पास है ही नहीं एक्चुअल में। और ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना, इस तरफ का जो होता है, इस तरफ का जो भी सेट होता है ना, वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। ओके, मतलब उसके पास एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। इस तरफ का जो सेट होता है ना, जनरली वो इसका सबसेट होता है, मतलब इसके और इसके एलिमेंट कॉमन होता है, बट इस तरफ वाला जो सेट होता है ना, इट इज क्वाइट बिगर, मतलब उसके पास एलिमेंट ज्यादा होता है। समझ में आया? लेट्स टेक एग्जांपल, मैं दो बच्चों की बात कर रहा हूं, एक के पास क्या है, एक के पास मतलब करेंसी है, 1 रुपए का चिल्लर, 2 रुपए का चिल्लर, 5 रुपए का चिल्लर, 10 रुपए का चिल्लर और 20 रुपए का चिल्लर। ओके, तो ये सब कॉइन उनके पास है। और दूसरा बच्चा क्या है, दूसरे बच्चे के पास केवल 1, 2 और 5 रुपए का कॉइन है। तो यहां पर क्या हो गया, जो दूसरा बच्चा है ना, वो पहले वाले बच्चे का क्या हो गया, सबसेट हो गया, क्योंकि पहले वाले बच्चे के पास एलिमेंट ज्यादा थे। कौन कौन से एलिमेंट थे, 1, 2, 5, 10 एंड 20। चलो ओके, लेकिन इसके पास, दूसरे वाले के पास कितने कॉइन थे, 1 के, 2 के और 5 के। तो इस तरफ आपको क्या करना है, इस तरफ आपको छोटा वाला सेट लिखना है, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे सबसेट लिखना है, और इस तरफ आपको क्या लिखना है, बड़ा वाला सेट लिखना है। बट यहां पर आपको क्या बोल रहा है, यहां पर आपको बोल रहा है कि चलो बताओ क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो सी के पास एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट है सी के पास, बी एंड डी, लेकिन वो एलिमेंट सेट बी के पास है क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बी मिसिंग है। तो इसके लिए यहां पर हम लोग को क्या लिखना है, इट इज अ फॉल्स। और यहां पर आपको इंग्लिश में लिखना है, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यहां पर क्या लिखना है, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, अगर स्कूल में लिखवा रहे तो लिखेगा, अदरवाइज फॉल्स लिखना है। इससे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट ए। ओके, एलिमेंट ए जो है उसके सेट ए के पास क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, और डी के पास क्या एलिमेंट है, ए और ई, मतलब कॉमन मिल रहा है। लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला था, यहां पर बोला था कि इस तरफ वाला जो सेट है वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो कि यहां पर डी के पास केवल कितने एलिमेंट है, 2, और यहां पर ए के पास कितने एलिमेंट है, 5। मतलब ये क्वेश्चन भले इनमें सिमिलरिटी हो, भले इनके एलिमेंट्स कॉमन हो, बट स्टिल इस तरफ वाला जो सेट होता है वो बड़ा होता है, लेकिन डी के पास तो 2 ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। A can never be a subset of D. Why? Because the element which are found in the D are less than the A. D के पास केवल 2 एलिमेंट है, जबकि A के पास केवल और केवल क्या है, 5 एलिमेंट है। तो इसके लिए यहां पर क्या है, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इधर ध्यान दो, D B, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, D इज अ सबसेट ऑफ B। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, जरा देखते हैं। D के पास कौन एलिमेंट है, A और E, लेकिन क्या B के पास A है, नहीं। तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, D इज अ सबसेट ऑफ A। चेक करते हैं है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो, D के पास एलिमेंट है A और E, A के पास भी एलिमेंट है A और E, और हमको यहां पर दिख रहा है कि जो इस तरफ रहता है वो बड़ा होना चाहिए। क्या वो बड़ा है, क्या उसके पास ज्यादा एलिमेंट है? तो ये पहला स्टेटमेंट हुआ जो ट्रू है। इनिशियली ऑल फर्स्ट 3 एलिमेंट, यू कैन से द रिलेशन वेयर रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज कोई किसी के पास एलिमेंट कॉमन नहीं थे, तो किधर इस तरफ वाला जो एलिमेंट था छोटा था। यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने पहले दोनों को कंपेयर किया। पहले हमने डी की तरफ देखा, फिर हमने ए की तरफ देखा। डी के पास भी ए और ई है, ए के पास भी ए और ई है,
और a बड़ा है, इसका मतलब b इज अ सबसेट ऑफ a, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, b इज अ सबसेट ऑफ a। तो यहां पर क्या है, b के पास जाते हैं, देखते हैं क्या है, c d e f। अब a के पास जाते हैं, c d e तो है लेकिन f नहीं है, एक एलिमेंट मिसिंग है ना, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। समझ में आया? नाउ मूविंग अहेड द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट है इसका। यहां पर क्या बोल रहा है, c इज अ सबसेट ऑफ a। तो पहले जाते हैं c के पास, c के पास b और d है, a के पास भी b और d है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो वापस से देखना, दो क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया आपको क्या देखना है कि भाई दोनों के पास कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, एक भी मिसिंग हुआ तो फिर खत्म। ओके, और दूसरा क्या देखना चाहिए कि जो इस तरफ वाला है ना, लेट्स टेक एग्जांपल a, सो a चा कडे किती पण एलिमेंट होऊ दे ते d पेक्षा जास्त व्हायला पाहिजे। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ओवर देयर, c जो है, c और a दोनों में रिलेशन फाइंड किया, तो c के पास कम एलिमेंट होने चाहिए और a के पास क्या होने चाहिए, ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, और दोनों में कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। ये दो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि ये साइन का मतलब क्या होता है, ये साइन को कैसे आपको बोलना है, इज सबसेट ऑफ। यहां पर होना चाहिए बड़ा सेट, यहां पर होना चाहिए छोटा सेट। अगर दोनों के एलिमेंट कॉमन है मतलब वो सच है, और अगर नहीं है तो इट मींस इट इज फॉल्स। समझ में आया सबको? ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। तो पहले यहां पर हम लोग समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जिस क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिखाई देगा यूनिवर्सल सेट, मतलब उस क्वेश्चन में जितने भी सेट रहेंगे ना, उसमें सबसे बड़ा सेट ये रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में कौन आते हैं, प्लैनेट्स भी आते हैं, शायद एक दो स्टार भी आते हो। ओके, फिर बाद में मीटरॉइड्स आते हो, और भी बहुत सारे, यू कैन से मून आते हो। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, उस क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट। मतलब ये भले ये सब क्वेश्चन होने दो, बट सबसे ज्यादा एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट के पास ही होने वाले हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आपको नंबर लेने हैं 1 to 20 के बीच में। समझ में आया? एज अ यूनिवर्सल सेट। और क्या बोलना है, शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। तो अभी एक वेन डायग्राम ना एक नया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल टाइप बनाना है। ओके, आप और भी कोई शेप को उसको रिफर कर सकते हो, उसके बाहर लिखना है दैट इज यू। यू लिख लिया, यू स्टैंड फॉर व्हाट, यूनिवर्सल सेट। अब हम जाएंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, x 7 से ज्यादा होना चाहिए और 15 से कम होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 15 एंड मोर देन 7। तो आपको क्या आंसर पता रहेगा कि 7 से ज्यादा और 15 से कम कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इनको क्या करो, इनको एक ही जगह में लिख लो। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 लिख लिया। अब आप राउंडर से क्या कर लेना, यहां पर एक सर्कल बना लेना। समझ में आया? और यहां पर लिख लेना क्या कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्स की। तो कभी कभी एक्स को अंदर भी लिखते हैं, कभी कभी बाहर भी लिखते हैं। इट इज बेटर टू राइट इनसाइड, अंदर ही लिख लो, एक्स को अंदर ही लिख लो। अब बाकी उस यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं, यूनिवर्सल सेट में जो नंबर बचे हुए हैं दैट इज फ्रॉम 1 to 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बाकी x के अंदर 8 से लेके 14 तक है, बाकी 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आपका वेन डायग्राम बन के रेडी हो गया। समझ में आया सबको? तो क्या करना है आपको, पहले आपको उस क्वेश्चन का कंक्लूजन ढूंढना है कि भाई वो किस एलिमेंट की बात कर रहा है। मोर देन 7, लेस देन 15। तो मोर देन 7, लेस देन 15 मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उनको एक साथ लिख लो, सर्कल बना लो और x लिख लो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन x की बात कर रहा है। उसके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए ना 1 से 20 तक के बीच में, उसको आप किधर भी लिख सकते हो, चित्रा के लिख सकते हो। ओके, स्प्रेड आउट कर दो, इधर उधर लिख दो। गॉट दिस? कळ लगा? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. काय बोललाय याच्यामध्ये, एक्स शुड बी नॅचरल नंबर. अजून एक कंडिशन आहे. हा बोलो और कुछ. ओके हा सॉरी एक्स नहीं है, वाय है. सो वाय इज अ नॅचरल नंबर. पहिला कंडिशन हे आहे. आणि सेकंड कंडिशन काय आहे, दॅट इज वाय इज अ प्राइम फ्रॉम 1 to 20. आता आपण लास्ट लेक्चर मध्ये शिकलेला व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर. प्राइम नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स. वो खुद के टेबल में आना चाहिए और एक के टेबल में आना चाहिए. इट मींस इट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइम.
एक इज नायदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एकला साईडला ठेवा. नंतर टू इज अ प्राइम, इवन प्राइम नंबर, टू ला आपल्याला इन्क्लूड करायचं आहे. ओके, टू झालं. मग थ्रीचा नंतर फाईव्हचा नंतर 7, 9 असणार का? 9. कशाला? 9 3च्या टेबल मध्ये येतात. ओके, नेक्स्ट 11, 13, 17 आणि 19. ओके, ये आंसर अपने दिमाग में रखो. सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले वापस से एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाओ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. और जितने भी आंसर अभी आपने बोले हैं, ओके, कौन कोणते एलिमेंट होते हैं? दॅट इज सेकंड 2, नंतर 3, त्याच्या नंतर 5, नेक्स्ट 7, अजून 11, नंतर 13, 17, 19 आणि झालं ना. एक मोठासा सर्कल बनवा आणि आत काय लिहा? वाय. रेक्टेंगलचा बाहेर आपल्याला काय लिहायचं आहे? यू. दॅट इज युनिवर्स. आता जेवढे एलिमेंट उरलेले आहे ना त्याला काय करा? रेक्टेंगल मध्ये लिहा. ते एलिमेंट आपल्याला रेक्टेंगल मध्ये लिहायचं आहे. ओके, सो मूव्हिंग अहेड. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, अजून 14 और किती? 15. बरोबर. 16, अजून 18, 20. युअर आन्सर इज प्रिपेअर्ड. याला आपण काय म्हणतात? पद्धती ऑफ ड्रॉइंग वेन डायग्राम. युनिव्हर्सल सेट इज कन्सिडर एज अ बिगर सेट आणि त्याच्या मधले केवढे सेट असू दे ते सबसेट असतात. ओके, सर्वात मोठा कोणता सेट? युनिव्हर्सल सेट. समझ में आया सबको? लिख लो इसे. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये नंबर दिए हैं और उसके वो ये सब नंबर या फिर ये सब एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं? यू से. यू का मतलब यूनिवर्सल सेट. बराबर. अब उसमें बोल रहा है कि, और जैसा कि मैंने आपको बोला, ये बार बार याद रखना, इसको भूलने का नहीं. यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट. फिर बाद में उसके बाद आता है पी के पास कितने एलिमेंट है? 1, 3, 7, 10. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, यहां पर देखो, ये देखो, हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे. रेक्टेंगल के ऊपर लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट लिखने के बाद उसके बाद ना हमें सबसे पहले देखना है कि भाई पी के पास क्या एलिमेंट है. तो पी के पास जो एलिमेंट है ना, देखो 1, 3, 7, 10, इनको एक साथ लिख लो. ठीक है, 1, 3, 7, 10 और सर्कल बना लो. सर्कल के अंदर लिख लो कि भाई ये पी के एलिमेंट है. अंडरस्टूड? बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट है आप उस सर्कल के बाहर लिखोगे. सो लेट्स टेक एग्जांपल 2 हो गया, फिर और क्या बताओ? 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया. अब ये जो एलिमेंट सर्कल के बाहर है उनको क्या बोलते मालूम है? उनको बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है मालूम है? कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो ये अगर पी है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक. ओके, हिंदी में से पूरक कहा जाता है. मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, किसी पर्सन में कोई चीज की कमी है, ओके, तो कोई दूसरा पर्सन उसे कंप्लीट कर देता है. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. तो जो चीज इसके पास है ना वो इसके पास नहीं रहेगा, या फिर जो चीज इसके पास रहेगा वो इसके पास नहीं रहेगा. बट ये दोनों आते तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है. ओके, दोनों मिला के यूनिवर्सल सेट ही बनेंगे. तो वापस से हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, जो आंसर में आपको दिया, मतलब क्वेश्चन में जो दिया है, दैट इज 1, 3, 7, 10, उसको आपको एक जगह पे लिखना है, सर्कल बनाना और लिखना है कि ये एलिमेंट यू कैन से सेट पी से बिलोंग करते हैं. बाकी के बचे हुए आप सर्कल के बाहर लिखोगे वॉट एवर द नंबर्स आर देयर, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इट इज अ पी डैश. अंडरस्टूड? ये क्या है? पी डैश है. और इन दोनों को मिला के, ओके, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? अपना यूनिवर्स रेडी हो जाता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको सिर्फ ड्रॉ करके खत्म करना था. नाउ कम टू द नेक्स्ट. वेरीफाई करो कि जो P के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? P है. कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. तो आप लोगों ने सुना है ना कि भाई अगर आपका कोई दुश्मन है और उसका भी कोई दुश्मन है तो वो आदमी आपका दोस्त होगा. ऐसा एक डायलॉग बाजी हर पिक्चर में मारी जाती है. ठीक है, कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है. ओके, और फिर दोस्त का दोस्त भी क्या होता है? दोस्त होता है. ओके, ऐसे बहुत सारे डायलॉग बाजी मारे जाते हैं. तो यहां पर जरा देखिएगा क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है कि यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं. यूनिवर्स में जो चीजें हैं उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं. दैट इज क्वेश्चन से कॉपी करना है, कुछ ज्यादा एकदम से टेंशन नहीं लेना है. जो चीज यहां पर दी है उसी को मैं लिख रहा हूं. तो क्या क्या यहां पर दिया यूनिवर्स में? 1, 2, 3, अजून क्या दिला है? 8, 7, हाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12. बस. अब आपको क्या लिखना है? अब आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट पी. कॉम्प्लीमेंट पी का क्या आंसर आया तो उसके लिए आपको वेन डायग्राम रिफर करना है.
तो कॉम्प्लीमेंट पी के अंदर कौन आ रहे हैं? 2, 8, 9, 11, 12, बराबर। तो मैं इधर लिख रहा हूं 2, 8, 9, 11, 12, ये हो गया। अब उसके बाद ना हम लोग को क्या फाइंड करना है? हम लोग को फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट पी का वापस से कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये फाइंड करना है। ये देखो ये, तो ये फाइंड करने का क्या तरीका है? ये फाइंड करने का तरीका है, आप यूनिवर्स में से इसका इंटरसेक्शन ले लो, पी का। पी को छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है ना उसको लिख लो। तो ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन। ये आपका यूनिवर्स है, ये कॉम्प्लीमेंट पी का है। तो ये आपको क्या लिखना है? इसको छोड़ के ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट पी को छोड़ के बाकी सब चीजें लिख लो, मतलब 2, 8, 9, 11, 12 लीव कर दो, एंड वॉट एवर द एलिमेंट्स आर रिमेनिंग इन द यूनिवर्सल सेट जस्ट राइट देम डाउन। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? 1, फिर 3, 7, फिर 10, और तो ये p के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1, 3, 7, 10। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन में इसके बराबर है, p के बराबर है। इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से कि जो p के एलिमेंट है 1, 3, 7, 10 वही p के कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p। यही अपने को प्रूफ करना था, ये एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है। तो ये आप लोग ये लिख लोगे, आप लोग इवन ए भी लिख लोगे क्योंकि आपको कॉपी करना है, बट दिस स्टेप यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये क्या बोल रहा है? ये ऐसा बोल रहा है कि p का जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो वहां पर p के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को हटा दो, बाकी जो यूनिवर्स सेट में बसते हैं p का कॉम्प्लीमेंट हटाने के बाद, तो वो क्या हो जाएंगे? p के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? और ये बराबर होगा एक्चुअल p के। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट? कर लगा? ओके, यस सर समझा गया हीरो? ओके फाइन, मूविंग अहेड। आगे हम अपना क्वेश्चन है क्या? 1327। 1327 इससे कह रहा है कि इससे आप सबसेट रेडी करिए। तो मान लो कि एक बहुत बड़ा सा सेट है, यूनिवर्सल सेट ही समझ लो आप, और इसके आप लोग क्या करिए? रेडी, सबसेट रेडी करिए। तो सबसेट रेडी करना बहुत ईजी है। ये देखो, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये एक एक एलिमेंट वाले मैंने 4 सेट क्रिएट किए। अब 2-2 एलिमेंट वाले सेट क्रिएट करूंगा। ये देखो 1, 2, 1, 3, 1, 7, फिर बाद में उसके बाद 3, 2 ऑलरेडी ये 3, 2, हाँ चलो 3, 2, फिर बाद में 3, 7। ओके, 3, 1 लिख सकते हैं क्योंकि इधर ऑलरेडी 3, 1 है ये। ओके, समझ में आया? फिर बाद में और क्या होगा? 2, 7, और क्या? बाकी सब तो है ना। अब 3-3 एलिमेंट का सेट बनाइए। तो पहला होगा 1, 2, 3, फिर बाद में होगा 2, 3, 7, फिर होगा 1, 3, 7। समझ में आ रहा है? और भी कई तरीके के होंगे। एक सेट बना लो नल सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं फाई। फाई का मतलब कुछ नहीं, PHI, फाई, नथिंग। ओके, ये जो दिख रहा है ना अंडा बना के कट करने का, समझ में आया? इसका मतलब कुछ नहीं। तो एक एम्प्टी सेट भी सबका सबसेट होता है। और एक और लिख लेते हैं 1, 3, 2, 7, मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ओके, तो यहां पर मैंने 10 क्रिएट किए, शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आप लोग को क्या करना है, एग्जाम में कभी भी इतना नहीं करने को बोलता है। अभी लास्ट ईयर बहुत सारे स्कूल के पेपर में देखा था, बोला एक क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे चलो इसके 5 सबसेट बनाओ। तो आप क्या करना, एक एक एलिमेंट लेके 4 सबसेट बना लेना, फिर 2-2 एलिमेंट लेके 2-3 और सबसेट बना लेना, और भी बोल रहा है बनाने को 3-3 एलिमेंट लेके बना लो, और कुछ याद नहीं आ रहा तो ये बना लो। समझ में आया? तो यहां पर आप लोग को क्या समझना है कि सबसेट बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाना है, 2-2 का बनाना है, 10-10 का, जो भी जितने भी एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको फुल फ्रीडम है। ये क्योंकि हर एक एम्प्टी सेट ना किसी का सबसेट होता है। ओके, समझ में आया? यहां ध्यान दीजिए सब लोग। यहां पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है या फिर रिलेशन लिखना है सबसेट। यहां पर सब आपको क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? प्लेस के नाम, पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया एंड महाराष्ट्र। ओके, तो ये उन घर का ग्रुप है जो या तो पुणे में है, या तो मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया, या फिर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये तो बात की बात हो गई। आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन किसका सबसेट हो सकता है। ओके, इसके लिए आपके ज्योग्राफी का और थोड़ा बहुत इंडिया के मैप का भी ज्ञान होना जरूरी है।
लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैं बोलूं इंदौर कौन से स्टेट में आता है तो पागल हो गए कह रही भाई, इंदौर दिल्ली में भेज रहा है। ओके इंदौर आता है मध्य प्रदेश में। ओके इसके बारे में एक चीज है, इट इज अ क्लीनेस्ट सिटी। ओके मैं भी गया था इंदौर घूमने, तो एक बहुत ही स्वच्छ शहर है ऐसा बोला जाता है इंदौर। फिर बाद में उसके बाद अगर मैं बोलूं, अब उसके बाद पुणे, पुणे किधर आता है? कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। इंदौर को दिल्ली में भेज दिया तो पुणे को कर्नाटका में भेज दो ना अभी। ओके यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, पुणे इज देयर इन महाराष्ट्र। ठीक है तो भगवान की दया से दोनों जगह मैं गया हूं और दोनों जगह जाता आ रहा हूं एक्चुअल में। सो पुणे इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र वाइल इंदौर इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके अब मैं बोलूंगा भाई कि क्या इंदौर इंडिया का पार्ट हो सकता है? हाँ क्यों नहीं भाई, इंदौर तो इंडिया में ही आता है ना। थोड़े इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है पाकिस्तान की थोड़े बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इंदौर है ये इंडिया का भी पार्ट है। इट मींस आपको मैथमेटिक्स की भाषा में लिखना है इंदौर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुणे जो है ये इंडिया का पार्ट है। ओके पुणे इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, यू कैन से इंडिया। यस और भी तरीके लिखने के लिए, क्या मध्य प्रदेश इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, इवन महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। तो यहां पर बहुत सारे कोरिलेशंस है। शायद आपके स्कूल में उसको वर्ड्स में भी लिखवा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। पुणे को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से, तो यहां पर दो रिलेशन अपने को मिल रहा है। क्या? पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एम को मैं महाराष्ट्र लिख रहा हूं, महाराष्ट्र। ओके महाराष्ट्र। एंड मध्य प्रदेश को मैं कुछ एक अलग वर्ड दे दे रहा हूं, दैट इज एच। ओके क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक ही अल्फाबेट से चालू होते हैं, तो मैं यहां पर एच जो है मध्य प्रदेश को कंसीडर कर दे रहा हूं। ठीक है मध्य प्रदेश। ओके तो यहां पर जरा ध्यान देना। ओके पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, और हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि पुणे इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। आई का मतलब इंडिया। ओके तो यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि भाई मैं आई मतलब किसकी बात कर रहा हूं, इंडिया की, ना ही कि इंदौर की। इंदौर को मैं कोई और वर्ड लिख दे रहा हूं, लेट्स टेक एग्जांपल मैं इंदौर को लिख देता हूं एन। ठीक है तो नेक्स्ट अल्फाबेट उसका एन है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं क्या, इंदौर। ओके तो यहां पर दो रिलेशन पुणे के मुझे मिल गए। अब मैं जाता हूं किसके ऊपर, इंदौर की कहानी खत्म हो गई, अब बात करते हैं हम लोग, नहीं पुणे की कहानी खत्म हो गई, बात करते हैं हम लोग किसकी, इंदौर की। तो इंदौर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को एच। एक और, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। ये हो गया, चार रिलेशन मिल गया। अब हम लोग इसको और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं एक और चीज यहां पर लिख सकता हूं, क्या, महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, आणि अजून काय, मध्य प्रदेश इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। कितने रिलेशन हम लोग को यहां पर मिल गए, 6। शायद आपको ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा मतलब आपको स्टेटमेंट वाइज लिखा सकते हैं कि पुणे, सिंस पुणे इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। इफ दे आर गोइंग टू गिव यू, जस्ट राइट इट डाउन। अदरवाइज आपको ये सिंबल ही फॉलो करना है। आपको ये चीज लिखते वक्त हमेशा ये चीज याद रखना कि इस तरफ लिखे हुए सेट हमेशा बड़े होने चाहिए और इस तरफ लिखे हुए सेट हमेशा छोटे होने चाहिए। जैसे कि पुणे छोटा है महाराष्ट्र से, ओके, पुणे छोटा है इंडिया से, ओके, इंदौर छोटा है, यू कैन से मध्य प्रदेश से, इंदौर छोटा है इंडिया से। समझ में आया? सो इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। यहां पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट गिवन बिलो सेट। मतलब अभी तक हमने 3 तरीके के नंबर हम लोग ने पढ़े थे। पहला होता है नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बोला था, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको आप अपने जीवन काल में यूज करते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, दोस्त से उधारी मांगना है, तो उधारी मांगने वाले नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। आप बोलते हो क्या, भाई 0 रुपया देना, भाई -5 रुपया देना, ऐसा नहीं बोलता ना, क्या बोलता? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप मांगते हो कि भाई मुझे 1 रुपया दे, 1 रुपये का पेप्सी पीना है, भाई 20 रुपया दे, 20 रुपये का मिरिंडा पीना है, ओके भाई 100 रुपया दे, 100 रुपया तो कोई मांगता भी नहीं रहेगा, मांगेगा भी तो देगा भी कौन, ओके कोई नहीं देगा, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ऐसे नंबर जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, नेचुरल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में केवल एक छोटा सा डिफरेंस है। होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और जाने दो जितना जाता है। लेकिन जो नेचुरल नंबर होते हैं उनकी शुरुआत होती है 1 से। इसके अलावा इनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में
जीरो भी आता है, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं. मतलब -1 2 3 4 5 6 वो भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 वो भी आएगा और जीरो भी आएगा. त्याला आपण काय म्हणतात? इंटीजर. तो समझ में आया तीनों में डिफरेंस. अब हमें इनके आंसर लिखने और बताने कि क्या ये नेचुरल, क्या ये होल या फिर क्या ये इंटीजर के सबसेट हो सकते हैं कि नहीं. तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में ए का आंसर क्या रहेगा? मल्टीपल ऑफ 5. तो ऐसा लिखना है 5 10 15 डैश 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 डैश. लिमिट बताया नहीं तो मैं ऐसा करके छोड़ दूंगा. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज B1. B1 में क्या बोला है? मल्टीपल्स ऑफ 7. तो 7 का मल्टीपल्स, यस पिंगल ब्रो इधर देखो. ओके तो यहां पर बेसिकली क्या है? 7 14 21. यस अंडरस्टूड. फिर बाद में C का क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 12 12 25 24 24 36 और करो. बस बस बस, ज्यादा नहीं जाना है, टाइम नहीं अपने पास. ओके तो हमें ये दिख रहा है, हम इसे नेचुरल नंबर का भी सबसेट बना सकते हैं, हम इसे होल नंबर का भी सबसेट बना सकते हैं और हम इसे इंटीजर का भी बना सकते हैं. इंटीजर का क्यों? क्योंकि इंटीजर में तो सब लोग आते हैं. तो आपको इसे लिखना पड़ेगा. ओके दैट सेट A, B एंड C कैन बी सबसेट ऑफ किसका? नेचुरल नंबर का, जिसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, होल नंबर का यानी इंटीजर. समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन. नाउ कम टू द सेकेंड वन. ओके सेकेंड वन मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, जरा ध्यान देते रहना. सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. ओके 4 है, हाँ 4 है. तो यहां पर क्या करेंगे? 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर बाद में 12 लिखेंगे, डैश डैश करके खत्म करो. ओके त्याच्यानंतर टी के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये मल्टीपल किसका है? किसका है? किसका है? सेट ऑफ, हाँ मल्टीपल नहीं है, स्क्वायर है. तो हम लोग लिखेंगे इवन स्क्वायर. हाँ देखो इवन भी है स्क्वायर भी है. तो हमें ऐसे नंबर सिलेक्ट करने जिनका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं लेकिन वो इवन भी होने चाहिए. जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर. समझ में आया सबको? तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर. बस हो गया, ज्यादा नहीं लिखने का. ओके तो यहां पर क्या हो गया? ये चीज देख के हमें ये पता चलती है कि यहां पर हम इसे किसी का भी सेट बना, सबसेट बना सकते हैं. किसका सबसेट बना सकते हैं? चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो इंटीजर है, किसी का भी सबसेट बना सकते हैं. किसी को कोई डाउट इसमें? तो जो स्टेटमेंट यहां पर आपने लिखा है वही स्टेटमेंट यहां पर भी आपको लिखना है कि क्या? सेट P एंड सेट T कैन बी सबसेट ऑफ व्हाट? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स. समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो. आपने फिफ्थ का सेकंड वाला अच्छा सेकंड वाला है क्या? हाँ तो कराते हैं ना. क्या फिफ्थ का सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूनिवर्सल. हाँ बताओ, अभी बता दो. अच्छा इसमें ये मिसिंग हो गया ना. बताओ कि इसमें से, इन सब में से सबसे बड़ा सेट आपको कौन लग रहा है? मेरा भारत महान, इंडिया. क्योंकि इंडिया के अंडर ही सब लोग आ रहे हैं ना. मध्य प्रदेश भी इंडिया का पार्ट है तो इंदौर भी है. ओके पुणे भी इंडिया का पार्ट है तो महाराष्ट्र भी है. ओके तो इसका मतलब इधर यूनिवर्सल सेट कौन है? इंडिया. दैट इज आई का मतलब इंडिया. तो इसके सेकंड का आंसर क्या होगा? इंडिया. इंडिया इज अ यूनिवर्सल सेट. और कुछ पूछना है किसी को? लास्ट क्वेश्चन. लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इन अ यूनिवर्सल सेट A be the student who secure 50% मार्क्स. 50% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आया तो इसका आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है. कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अपोजिट बनाना है. ठीक है तो अगर कंसिडर कर लो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 50% से ज्यादा मार्क्स मिला है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको 50% से कम मार्क्स मिला है. समझ में? तो वही उसका देखो A का कॉम्प्लीमेंट बना दिया. सेट ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स. अगर ऐसे बच्चे उस क्लास में है जिनको 50% से ज्यादा मार्क्स मिला है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे बच्चे जिनको 50% से कम मार्क्स मिला है. समझ में आया सबको? एनी डाउट? फाइन लिख लो इसे.